एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ और दुआ भी करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी ज़रूर खुश रख रहे होंगे, क्योंकि जनाब खुद खुश रहना ना शायद इतना मुश्किल नहीं होता जितना लोगों को खुश रखना मुश्किल होता है। और आज के इस दौर में देखा जाए तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रख सकते हैं, क्योंकि परेशानी और ज़िंदगी की इस गहमा गहमी में ना लोगों को खुश रखना किसी आर्ट से कम भी नहीं है। और जब आप किसी के लिए अपने दिल में चाहत पैदा करते हैं तो उससे आपका दुनियावी ताल्लुक तो मजबूत होता ही है, उसके साथ साथ आप पर अल्लाह भी आपके साथ राज़ी हो जाता है और आप पर भी अल्लाह की खैर हो जाती है और अल्लाह पाक आपको उस काम के लिए चुन लेता है कि आप लोगों में खुशियाँ बांटें। और वैसे भी खुशियाँ हमेशा बड़ा आदमी बांटता है। अब आप सोच रहे होंगे बड़ा आदमी कौन होता है? बड़ा आदमी वो नहीं होता जिसके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत है। बड़ा आदमी वो होता है कि जिसके पास अपने ज़्यादा होते हैं। जिस्मानी कद काठ इंसान को बड़ा नहीं करता है, खुश अखलाकी और अपनों से हमदर्दी इंसान को बड़ा करती है, बड़ा मकाम तक पहुंचाती है। खुशियाँ बांटने वाला इंसान बड़ा होता है। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं बल्कि दूसरों को भी खुश रखने की हमेशा कोशिश किया करें। और खुश अखलाक लोगों जो खुश अखलाक लोग होते हैं ना, वही खुश अखलाक मुआशरे की बुनियाद भी रख सकते हैं। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा और आज का जो प्रोग्राम है वो भी जनाब बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम आपकी मुलाकात कराएंगे अपने डिफरेंट गेस्ट से। अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं कि जनाब कौन सी किताब के साथ हमारा और आपका तारुफ करवाने वाले हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। शुक्रिया मुनीबा। मैं सस्पेंस रखना चाहूँगा कि आज की किताब कौन सी है। पहले मैं एक इक़्तिबास सुनाता हूँ। हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जब हम फिल्म बना रहे होते हैं कि शुरू के 5 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें आपने ऑडियंस को हुक करना होता है। तो मैं भी हुक करने जा रहा हूँ, ये सुनिए। अच्छा, कुछ अपनी तारीख़ के बारे में भी बताओ। सवाल करते हुए मैं आलती पालती छोड़कर अब उस पेड़ के सामने सीमेंट की बनी सीढ़ी पे जा बैठा। आम फिर गोया हुआ। मुझे आम कहते हैं। मेरा नाम संस्कृत के लफ्ज़ अमर से माखूज़ है और 4000 साल से मौजूद है। अंग्रेज़ों ने मुझे मैंगो का नाम दिया। ये नाम उन्होंने भारतीय तामिल के लफ्ज़ मंगाई से लिया। पुर्तगालियों ने इसको मंगा कहना शुरू कर दिया, जहाँ से अंग्रेज़ों में पहुँचकर ये मैंगो बन गया। 4वीं और 5वीं सदी ईस्वी में मेरे पुरखों ने बरे सग़ीर से बुद्ध भक्षुओं के हमराह जनूब मशरक़ी एशिया हिजरत की और बर्मा, थाईलैंड, चीन से होते हुए इंडोनेशिया और फ़िलिपाइन तक पहुंच गए। 15वीं और 16वीं सदी के बीच फ़िलिपाइन से हस्पानवी जहाज़ मेरे पुरखों के पेड़ की गुठली मेक्सिको ले गए। यूं बहरुल काहिल के आर पार मनीला से फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज़ तक हर हस्पानवी नौ आबादी में आम आम होता गया और फिर बहरे ओकियानोस को अबूर करके स्पेन और पुर्तगाल जा पहुंचा। मालाबार के साहिल से पुर्तगेज़ी और अरब अपने जहाज़ों में मेरे पेड़ ले जाकर मशरक़ी अफ्रीका तक फैलाते चले गए। मशहूर सयाह इब्ने बतूता ने मांगा मेरा पुर्तगेज़ी नाम। सोमालिया के शहर मोगादिशु में मज़े ले लेकर खाया और उसका तज़किरा भी किया। इनका मशहूर वाक़या एक आपको सुनाता हूँ। गालिब जो थे, गालिब मिर्ज़ा गालिब, उनको बड़े पसंद थे आम। उनका वाक़या इन्होंने लिखा हुआ है। गालिब के दोस्त ने देखा कि एक गधा आम के ढेर को सूंघ के चला गया। दोस्त ने कहा, देखा गधे भी आम नहीं खाते। गालिब का जवाब था, बिल्कुल, सिर्फ गधे ही आम नहीं खाते। ये बहुत खूबसूरत इक़्तिबास जो आपके सामने पेश किया है, एग्ज़ैप्ट इक़्तिबास। ये शजर कहानी एक किताब है, बड़ी खूबसूरत किताब, असद सलीम शेख साहब की। और इस इक़्तिबास से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये दरख्तों से मुकालमे हैं। इन्होंने क्या अच्छा उसलूब इख्तियार किया है कि मुकालमाती अंदाज में दरख्तों के और पौधों के तारुफ़ करवाते चले गए। इसमें आपको फ़हरिस्त में आपको सुनाऊँ अगर, तो आपकी दिलचस्पी मज़ीद बढ़ जाएगी। गूंदनी, जो हमने बचपन से गूंदनी वाला तकिया सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, ग़ुलाम अब्बास का अफसाना, उस पर है। फिर तूता अपना गिरां होवे, तूतां दी छां होवे शाहतूत,
उसके बारे में उसके साथ मुकालमा और पूरी तारीख़ है। और शहतूत किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके पत्ते, उसकी छाल, उसकी जड़, उससे क्या क्या दवाई बनाई जाती है, छाँव कितनी होती है, ये किस इलाके से आए, किस इलाके में आके ख़राब हुए, किस में ठीक हुए। फिर अर्जुन, सर्व, सुखचैन, ये बचपन में हमने जो बड़े नाम सुने हुए हैं। जामन, जामन के बारे में ज़ाहिर है हमारे पंजाब में बरसात में हम जानते हैं कि जब पानी बहुत ज़्यादा बारिश ऊपर से बरस रही होती है तो आम और जामन ही खाने को दिल चाहता है। फिर श्री का दरख्त बड़ा मशहूर है। तरेक, धरेक जो होती है, उसके अलावा कनेर, अमरूद और क्या क्या खूबसूरत हैं। मुझे ज़ाती तौर पे काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पसंद आईं, वहाँ पे आखिरी इसका जो चैप्टर है वो है कायद के आखिरी दिनों की अमीन सनोबर। ये ज़ियारत गए, वहाँ जाके असद साहब, वहाँ जाके उन्होंने सनोबर के साथ मुकालमा किया और सनोबर से पूछा कि यहाँ कायद आज़म आया करते थे, बताओ कैसे थे। और सनोबर की ज़ुबानी जो उनके आखिरी अयाम बयान किए हैं क्या ही खूबसूरत हैं। तो ये वो तख्लीकी मुकालमा है जिसके ज़रिए उन्होंने तारीख़ बयान की और बड़ा ही मारकातुल आरा काम किया। असद सलीम शेख साहब पिंडी भटिया में प्रिंसिपल हैं और चंद ही माह बाद वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उनकी किताबों की अगर आप फहरिस्त देखें तो वो 21-22 किताबें माशाल्लाह उन्होंने लिखी हुई हैं। हर किताब को तहकीक करने के बाद लिखा है। बाज़ तहकीकी किताबों में तख्लीकी रंग डाला है, बाज़ में अफसानवी रंग डाला है और बाज़ ख़ास तहकीकी नौयत की किताबों को ख़ास तहकीकी रंग में ही लिखा है। ये असद सलीम शेख साहब का कमाल है। हमने इनको बहुत सारे मैगज़ीन्स में पढ़ा और अब जंग में भी हमने इनको देखा। बड़े खूबसूरत अब वो लिखते हैं, मज़ामीन लिखते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि पिंडी भटिया के लोगों को इन पे फ़ख्र होना चाहिए। मेरा ज़िंदगी का कुछ थोड़ा सा हिस्सा पिंडी भटिया में गुज़रा और मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पे जैसे ही आप शहर से बाहर निकलते हैं कीकर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आए। तो इसमें जो कीकर के साथ जो इन्होंने बात की हुई है वो बड़ी ही खूबसूरत बात है और कीकर को आफाक के साथ मिला दिया। और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के यहाँ भी कीकर की कितनी अलामत है। वो ये कहते हैं कि पार्टी लीर पुरानी वांगू टंग गया विच किकरा। तो कैसी खूबसूरत किकर हमारे यहाँ जब वो गर्मी होती है, धूल उड़ती है, उसके शूल जो होते हैं कांटे, उसकी ख़ास मानवियत है, हर तख्लीकी आदमी के जहन में आती है। ठीक है जी, सुबह सवेरे का टाइम है तो मेरे ख्याल से सुबह सुबह एक्सरसाइज करना, ये योगा करना बेहद ज़रूरी होता है। आज हम बात करने वाले हैं योगा फॉर ग्लोइंग स्किन। अच्छा, ये ज़्यादातर ख़वातीन इस हवाले से सेंटी होती हैं, हमने सुना है, लेकिन मेरे देखने में ये भी आया कि जो मेल्स भी होते हैं वो भी चीज़ को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं कि हमारी स्किन किसी तरीके अच्छी होनी चाहिए। सो लड़कियां या लड़के सब मुतवज्जे हो जाएं कि किस तरह से आप योगा के ज़रिए ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको सबसे पहले कोई भी चीज़ हो, आपको एक एफर्मेशन याद करनी होगी और वो क्या होगी कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई क्लियर स्किन। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हमें कोई एक्नी का इशू होता है या कोई भी चीज़ हमारे फेस पे ब्रेकआउट या कुछ भी हो रहा होता है तो हम अक्सर कहते हैं अब मुझे ये चीज़ हो रही है। उसके बाद आप आईने में जितनी दफ़ा उस चीज़ को देखते हैं वो बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब ये होता है जिस चीज़ पर आप फोकस करते हैं एनर्जी उस चीज़ को उतना ही ग्रोथ में ले आएगी, उतना ही फोकस आपका बढ़ेगा, उतनी ही वो चीज़ ग्रो करेगी। तो आपको क्लियर स्किन की तरफ सबसे पहले आपको अपना ध्यान वहाँ लगाना होगा। अब इसके अलावा टिप क्या होती है, तमाम एक्सरसाइजेस या योगा के वो पोजेस जिसके अंदर ब्लड की जो सप्लाई है आपके लिए बेहतर हो, उससे पहले स्किन को एक्टिवेट किस तरह करना है। जब आप सुबह उठें या आप बैठे हुए हैं अपने काउच पे है कहीं भी, आपने स्किन टैपिंग शुरू कर दी। इस वक्त पर मैं अपने फेस को टच कर रही हूँ, सो इसके लिए माफ़ी, लेकिन आपने ये करना है कि आपने इस तरह से स्किन को टैप करना शुरू कर दिया। बट रिमेंबर, इसमें आपको सेंटी बिल्कुल नहीं होना। फेस को, स्पेशली अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा जेंटल होकर आप ट्रीट करेंगे। इसके अलावा अब वो जो तमाम पोज जो आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं, अब उसमें क्या आएगा, फिश पोज। सबसे पहले उसमें आपको क्या करना है, आप अपने मैट पर आ गए या कोई भी जो जगह है आपके पास, आप वहाँ पर आए। उसके बाद आपने अपनी लेग्स को एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद कंफर्टेबली आप इस पोजीशन में जाएंगे, इसमें आपको जर्क नहीं लगनी चाहिए। अब आपने अपने हाथों से आराम से पीछे गए, अपने पाँव को बिल्कुल आप रिलैक्स छोड़ दें और उसके बाद अपने हाथों को एक लेवल पर सेट करने के बाद यहाँ अब इस पोज में आपको रहने के लिए क्या करना है, आपने 30 सेकंड तक गुजारने हैं इसके अंदर। एक चीज़ बता दूं, अगर मैं योगा बताऊं ग्लोइंग स्किन के लिए या किसी भी चीज़ के क्योर के लिए, तो साथ ही साथ ये वेट लॉस के लिए भी होता है, इसलिए ये आपका वर्कआउट भी होगा। फिश पोज अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपकी स्किन भी अच्छा करेगा, आपके हार्मोन्स भी बैलेंस
करेगा, आपका वेट भी रिड्यूस होगा। इसके अलावा योग मुद्रा, यानी कि आपके फेस पे थोड़ा सा प्रेशर आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने हाथों को आपने पीछे लॉक कर लिया, लॉक करेंगे या आप बांध सकते हैं या सल्यूट में जा सकते हैं आप पीछे। आपने लॉक किया और इनहेल करते हुए आप अपनी नीज पर आएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल। आप इसको बहुत स्लो करेंगे, एक्सहेल। ये चीज़ करने के बाद आप सामने भी जा सकते हैं। अगर आप सामने जाते हैं तो साथ ही साथ आपका जो बेली फैट है वो भी टारगेट होता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ग्लोइंग स्किन की कि वो किस तरह से आप पा सकते हैं। अब इसके अलावा आपकी एक चीज़ आती है जो कोबरा पोज। कोबरा पोज हो, यानी कि आपके बात हो रही हो वर्कआउट की या योगा की, तो कोबरा पोज ज़रूर आता है। और वो किस तरह से होगा कि आपने अपने मैट पर इस तरह से पोजीशन ली और उसके बाद आपने जस्ट लाई डाउन और यहाँ पर आपने रहते हुए खुद को आर्च में ले गए। जब आर्च में जाएंगे आप बात नहीं करेंगे। आर्च में लेकर जाने के बाद अगर आप इस पोजीशन में रेस्ट करते हैं, यानी अपने हाथों को आप अपनी थाइज के नीचे रख लेते हैं, इसमें रेस्ट करते हैं, तो आपके जो ब्लड की सप्लाई है स्पेशली आपके फेशियल एरिया में वो बहुत अच्छी हो जाती है और इस वजह से आपकी जो स्किन है वो अच्छी होगी। स्किन के जो इश्यूज़ जो भी आपको आ रहे हैं, ड्राई है जो भी, उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगी। योगा जो है, चाहे आपका मेटाबॉलिक रेट हो या आपका कोई भी इशू हो, उसको एक अल्टीमेट लेवल पर लाकर उसको छोड़ देती है। तो आपको इस तरह से इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा स्पाइनल ट्विस्ट, जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं 30 सेकंड्स तक आप इसको दोहरा सकते हैं 2 से 3 दफ़ा। आपने क्या किया, स्पाइनल ट्विस्ट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि स्किन के लिए है। यहाँ आप अपना हाथ एक थाई पर रखेंगे, बिगिनर्स हैं तो अपना हाथ पीछे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप सांस लेते रहेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, switch side, inhale and exhale। और जनाब अब आगे बढ़ते हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से बात कर लेते हैं कि जनाब हमने घर में रहकर अपनी जो सलाहियतें हैं उसको किस तरह बढ़ाना है, या जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको किस तरह रिप्रोडक्ट करके या रिक्रिएट करके उनको बेहतर बना सकते हैं। तो अलीना नकवी हमारे साथ मौजूद हैं इस आर्ट एंड क्राफ्ट के सेगमेंट में, तो उनकी तरफ चलते हैं और आज वो क्या चीज़ हमें सिखा रही हैं वो जानते हैं। जी अलीना बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना नकवी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट। आज हम बनाने वाले हैं नेल पॉलिश ऑर्गेनाइज़र। उसको घर में आसानी से आप किस तरह बना सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने उसके लिए सीडीज़ यूज़ किए हैं, जो हमारे पास बहुत सी इस तरह पड़ी होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, हम फेंक देते हैं, उसको हमने कैसे यूज़ करना है वो बताऊँगी। सीडीज़ यूज़ होंगी, साथ में सीजर्स और ये ट्रांसपेरेंट टेप, और मैंने ये छोटा सा ग्लिटर शीट का एक एरिया लिया, ये जो मुझे चाहिए होगा इतना सा वो, और ये चार्ट पेपर इतना सा मुझे सिर्फ चाहिए वो लिया मुझे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इससे हम आज नेल पॉलिश ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं सीडी को आपस में 2 को जोड़ूँगी ग्लू लगाकर। इस तरह इसकी दोनों साइड्स जुड़ जाएंगी और ये दोनों साइड से शाइनी शाइनी हो जाएगा। ये हो गया। अब इसकी बेस बनानी है हमने, उसकी बेस के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, वो है मार्बल्स। ये भी आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएंगे मार्बल्स। चाहे तो मार्बल्स लगा लो या नीचे भी आप चार्ट पेपर लगा सकते हो जिससे वो एक स्टैंड की तरह खड़ा हो सके। मैं इसमें कोई भी 4 कलर के मार्बल्स ले लूँगी। इसके 4 एरिया पे मैं ग्लू लगाऊंगी पहले इस तरह। ये इस तरह हमने ग्लू लगानी है। ये इसकी बेस रेडी हो गई है, देख सकते हैं, ये इस तरह इसकी बेस रेडी हो गई है। अब मैं इसको उल्टा यहाँ पे रख लूँगी। अब ये ज़मीन से थोड़ा ऊंचा हो गया। उसके बाद मैंने पहले से एक सीडी 2 आपस में जोड़ के रखी हैं, वो हम बाद में जोड़ेंगे। उससे मुझे सबसे पहले ये अब चाहिए चार्ट पेपर, जिसको मैं, जो भी एक्स्ट्रा आपके पास बचता है वो वेस्ट नहीं होता, बस आपको किसी न किसी चीज़ में उसको कवर करना होता है। मैं इसको इस तरह कवर करूँगी हाथ की हेल्प से। जब ये इस तरह कवर हो जाएगा, आपने जितना कि सीडी का ये शेप होता है उतना आपने इसको कवर करना है। इस तरह कवर करने के बाद मैं इसको ट्रांसपेरेंट टेप की हेल्प से जोड़ दूँगी। तो बहुत कम टेप यूज़ करनी है इसके ऊपर, पूरा कवर नहीं करना, सिर्फ साइड्स
ताकि वो कवर हो जाए इस पर अच्छी तरह से। सारा कवर करने के बाद मैंने इनको आपस में जोड़ना है। ये मैंने उतना साइज़ लिया है जितना एक नेल पॉलिश का साइज़ होता है, ताकि जब ये आप इसको स्टैंड की तरह बना रहे हो तो उसमें नेल पॉलिश आ सके। ये इस तरह, ये आप देख सकते हो इतना साइज़ है ये, ताकि इस पर नेल पॉलिश जब आएगी तो वो ऊपर वाले एरिया को कवर कर लेगी। ये अब मैं इसके नीचे इस तरह ग्लू लगा रही हूँ। ग्लू लगाकर इसको यहाँ पे इस तरह रखेंगे, आपस में जुड़ गया, ये बेस रेडी होगी और ये इसका एरिया रेडी हो गया। अब ये जो दूसरा एरिया था सीढ़ी वाला, वो भी हम इसके ऊपर जोड़ने वाले हैं ग्लू की हेल्प से। बिल्कुल इसके सेंटर में आपने यूँ जोड़ देना। अब ये इस तरह रेडी हो गया, बेस भी और ये भी। अब इसको आपस में टाइम देना जुड़ने के लिए, ये इस तरह रेडी हो जाएगा, इस तरह आप देख सकते हो। उसके बाद इसका सबसे ऊपर वाला एरिया, उसको कवर करने के लिए जो मैंने शीट ली थी, इसको मैं काटूंगी इस शेप में। आप चाहो तो ट्रायंगल शेप में काटो, राउंड काटो, जिस तरह भी, बस मुझे एक शेप चाहिए जिसके ऊपर मैं बाद में मार्बल लगा सकूं। मैं इस तरह ये लगाती जाऊंगी, एक के बाद एक इस तरह, और सबसे ऊपर हम इस पर मार्बल लगाएंगे। फिर हमारा ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यूँ अब सबसे ऊपर हमने क्या करना है, हमने एक मार्बल लेना है किसी भी कलर का, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। अब आपका क्यूट सा नेल पॉलिश ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा और आप इसको आसानी से अपने घर पे बना लोगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। और जनाब इसी नोट पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हाइजीन के हवाले से, और हाइजीन में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अपने स्किन के हवाले से बात करना, स्किन को प्रोटेक्ट करना भी इसी में आ जाता है। तो ख़वातीन को ना मुख्तलिफ जल्दी अमराज का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ख़वातीन हमेशा परेशानी में मुब्तला भी रहती हैं। और इस पर बात करेंगे कि आखिर इन जल्दी अमराज की वजूहात क्या होती हैं। और आजकल क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से भी मुख्तलिफ जो स्किन डिजीज़ हैं या स्किन इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत से लोगों की जो स्किन है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, और सिर्फ ख़वातीन ही नहीं बल्कि मर्दों की भी स्किन ख़राब हो रही है, जिसको लेकर मर्द हजरात भी काफ़ी परेशान रहते हैं। और फिर एक चीज़ जो बहुत अहम समझी जाती है कि जनाब ख़वातीन या फिर मर्द आखिर किस किस्म के डॉक्टर के पास जाएं और अपने चेहरे को किस तरह वो बेहतर कर सकते हैं। और डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है, पिंपल्स, एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा मसला जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, वो चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हजरात हो, कि जनाब ये जो एंटी एजिंग है, जो एजिंग प्रोसेस है, उसको कितना स्लो डाउन किया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो हमें करवाने चाहिए, घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो जल्दी रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं और झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो उनको किस तरह स्लो डाउन किया जा सकता है। इस पर बात करने वाले हैं डॉक्टर सनिया जावेद इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सनिया आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फाइन। डॉक्टर सनिया सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी स्किन के इन्फेक्शंस के हवाले से। और बहुत से लोग इस चीज़ पे मुब्तला भी हैं और परेशान भी हैं कि कभी एक तो रंग सांवला होना शुरू हो गया है, मतलब डल हो जाती है स्किन का कलर, डल होना शुरू हो जाता है। ये क्या है, क्यों होता है इसकी वजह? अच्छा, बेसिकली अब चूँकि मौसम हाँ, है, सबसे ईजीएस्ट हल ये है कि अपनी
स्किन की हाइड्रेशन अच्छी रखें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल चाहे आप घर में हैं बाहर हैं वो मस्ट रखें। कोई भी अच्छा सिरम, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से रिकमेंड कराएं और अपना लिक्विड इंटेक ज़रूर अच्छा रखें, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपके फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल है, या कोई भी ऐसे कावे जिसके अंदर डिटॉक्सिफाइंग चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को कम कर रही हैं, वो चीज़ें अपनी रूटीन में ज़रूर ऐड करें। ये नेचुरल ग्लो देता है आपकी स्किन के ऊपर। अच्छा, आजकल ना सीरम्स के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं। हर कोई कहता है कि ये सीरम लगाएं, ये सीरम लगाएं। कोई कहता है जी अगर आपकी स्किन डल हो रही है विटामिन सी लगाएं, कोई कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड लगाएं। पता नहीं इस तरह के कितने सीरम्स हैं जिनके बारे में सुनने को मिलता है। सीरम्स की अगर बात कर ली जाए तो कौन सा सीरम्स है जो एकदम ब्राइटन अप करे आपकी स्किन को? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि कई चीज़ें सीरम्स मार्केट में बहुत से अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे लोगों को नज़र आ रहे होते हैं, तो ये आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली इनका पिक करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, स्किन सेंसिटिव हुई हुई है, उसके ऊपर अगर आप विटामिन सी सीरम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो वो आपकी स्किन के ऊपर रिएक्शंस देगा। बिकॉज इनकी पीएच एसिडिक पीएच होती है, और एसिडिक पीएच अगर आप डायरेक्ट ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन आएगी बजाय आपको एक अच्छा फ़ायदा देने के। अच्छा। सेफेस्ट सीरम हाइलुरोनिक एसिड है, बट अगेन एसिडिक पीएच है तो वो एसिडिक आपको इरिटेट भी कर सकता है। अगर आपकी स्किन ड्राई एंड सेंसिटिव होगी तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि वो तमाम हज़रात जो ड्राई और सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं वो सबसे पहले थोड़ी सी लेयर मॉइस्चराइजर की लगाएं और उसके साथ सीरम को ऐड करके वो जो सैंडविच मेथड कहते हैं ना जिसको। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उसकी वजह से आपकी स्किन प्रोटेक्शन में भी आ जाती है, वेल हाइड्रेट हो जाती है और सीरम की एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है। लेकिन वो लोग जिनकी स्किन ऑयली है वो ये सीरम्स ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर रिकमेंड कराएं और डॉक्टर की गाइडेंस से ये यूज़ करें। अच्छा, किस किस को, मतलब अगर हाइलुरोनिक एसिड किसी ने लगाना है, बिकॉज हर कोई बात कर रहा है, टिकटॉक खोल लें उस पर बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चले जाएं उस पर बात कर रहे हैं, किन को लगाना चाहिए? अगर हाइलुरोनिक किस चीज़ के लिए हमें लगाना चाहिए? अगर हमारी डल हो रही है स्किन उसके लिए लगाना चाहिए, या फिर हमारे रिंकल्स आ रहे हैं, कहते हैं जी उसके साथ आपकी जो स्किन है वो एक तो प्लम्पी सी हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड कंपाउंड जो है ये बेसिकली हमारी बॉडी का एक नेचुरल कंपोनेंट है। ओके। सो जब ये कंपोनेंट ये विद एज हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से मॉइस्चर लेवल कम होता है। जब मॉइस्चर कम होता है तो डलनेस आती है और फाइन लाइन रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। सो अगर हम अपनी बॉडी का हाइलुरोनिक एसिड, अपनी स्किन लेयर्स का हाइलुरोनिक एसिड कंटेंट पूरा रखेंगे, चाहे वो टॉपिकल एप्लीकेशन में रखें, चाहे हम सिरम वो सॉल्यूशंस की फॉर्म में लें, तो ये हमारी नेचुरल स्किन को इन्हांस रखता है और प्लम्प रखता है। अब इसके प्लम्प करने का रीज़न क्या है कि जो हाइलुरोनिक एसिड मॉलिक्यूल होता है ये अपने अंदर वाटर को रिटेन करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब अगर किसी कंपाउंड के अंदर वाटर रिटेन हो रहा है तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड भी रहेगी, प्लम्प भी रहेगी, ग्लोई भी रहेगी, पोर साइज श्रिंक रहेंगे और एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी आपको साथ मिलेंगे। सो ये थोड़ी सी चीज़ें अगर आप रूटीन में ऐड कर लेते हैं, ये सेफ सीरम है, मतलब यंग बच्चे बच्चियाँ ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 20s के बाद आप बेशक यूज़ करें, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन से। मैं यहाँ पे इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कई लोग इन सीरम्स को ओवर द काउंटर क्योंकि चीज़ें मिल जाती हैं या सोशल मीडिया से मंगवा के यूज़ करते हैं, तो वो अपनी स्किन पे बाज़ दफ़ा डैमेज ले आते हैं। सो हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन से चीज़ें यूज़ करें। अच्छा, जैसे आपने पोर्स की बात की है, ओपन पोर्स का भी बहुत ज़्यादा मसला है कि उसकी वजह से ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, फेस के ऊपर ऑयली हो जाते हैं। तो नाइसिनामाइड का मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि ओपन पोर्स के लिए वो यूज़ करना चाहिए, क्या उससे फ़र्क पड़ता है? नियासिनामाइड के बारे में एक बहुत फेमस कोट मशहूर है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मतलब अगर आप यूज़ नहीं भी करेंगे तो इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है, बट एज सच इसके रिजल्ट्स उस तरह से नहीं है। सो अगर आपको पोर्स को श्रिंक करना है तो आप विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं। वो ख़वातीन और मर्द जो 30 इयर्स प्लस हैं वो रेटिनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेटिनॉल सीरम्स का। लेकिन रेटिनॉल की सीरम्स की एप्लीकेशन हम जब भी देते हैं तो ट्वाइस वीकली, सिर्फ रात के टाइम पे हम देते हैं, डे टाइम पे ये नहीं लगाया जाता सीरम, क्योंकि ये इरिटेट कर सकता है। इससे भी मज़ीद एडवांस चीज़ें अब आ चुकी हैं, जैसे मेट्रेक्सेल कंपाउंड है, इसके सीरम्स अवेलेबल हैं जो कि सेफ कॉम्पोजिशंस हैं, जो कोई भी एज ग्रुप यूज़ कर सकता है। डे एंड नाइट में आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पोर्स भी श्रिंक रहते हैं, आपको ऑयल प्रोडक्शन का इशू नहीं ज़्यादा बनता कि आपके फेस ज़्यादा ऑयली रह रहा है, स्किन के ऊपर स्टिकी सी फीलिंग नहीं आती कोई। तो ये आपको एंटी एजिंग, पोर रिडक्शन, एक्नी को कंट्रोल रखती हैं सारी चीज़ें। तो अगर आप रूटीन में हाइड्रेशन अच्छी रखेंगे तो ये चीज़ें इंप्रूव करती चली जाती हैं। अगर थोड़ा सा हम बात कर लें, अगर एंटी एजिंग की हम बात करें, क्योंकि पोर्स नॉर्मली
तभी ओपन होते हैं जब हमारी बॉडी से कोलेजन कम होता है। जब हम 20 इयर्स के होते हैं उसके बाद एवरी ईयर हमारी बॉडी से 1% कोलेजन कम होता है। और कोलेजन के कम होने की वजह से हमारी स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, ना सिर्फ एक्सटर्नली बल्कि इंटरनली भी। सो जब हमारी स्किन लूज होगी तो हमारे पोर्स भी ओपन होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोलेजन। अब फीमेल्स में थोड़ा सा इशू ये आता है कि मेनोपॉज के बाद उनके 30% से ज़्यादा पर ईयर कोलेजन लॉस होता है, इसलिए उनमें एजिंग साइंस ज़्यादा नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। सो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एंटी एजिंग थेरेपीज़ अपनी रूटीन में स्टार्ट कर दें ताकि आपको बाद में कम से कम डॉक्टर को भी विजिट करना पड़े, कम से कम प्रोसीजर्स पे भी जाना पड़े। सिंपल से सॉल्यूशंस हैं, डिटॉक्स करें बॉडी को। अगर आप घर में कोई चीज़ करना चाहते हैं, वॉक एक्सरसाइज रखें रूटीन में, ये नेचुरली डिटॉक्स करती हैं। अगर हम थोड़ा सा आज इसके ऊपर मेडिसिन पे, तो लिक्विड कोलेजन एक बहुत अच्छी कॉम्पोजिशंस अवेलेबल होती हैं मार्केट में। प्रेफरेबल कैटल सोर्स होता है क्योंकि वो बॉडी में किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देता। अदरवाइज प्रोटीन सोर्स की भी, मेरीन सोर्स की भी अवेलेबल होती हैं, बट मेरीन से समटाइम्स लोगों को एलर्जीज होती हैं, तो इसलिए अगेन डॉक्टर की रिकमेंडेशन से यूज़ करें। सो जब आप लिक्विड कोलेजन अपनी रूटीन में रखते हैं तो ये आपकी बॉडी का कोलेजन रिप्लेस करता है जो आपको एंटी एजिंग इफेक्ट्स देते हैं। सो जब आपकी बॉडी में एंटी एजिंग इफेक्ट्स रहेंगे, आपको कम से कम डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, कम से कम प्रोसीजर्स लेने पड़ेंगे। बट कुछ इसकी एप्रीहेंशंस होती हैं कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो मदर फीड करा रही हैं, उनमें ये हम नहीं दे सकते, या जो लोग इससे एलर्जिक होते हैं उसमें ये नहीं दी जा सकती। और इसकी एक सर्टेन डोज होती है जो आपका डॉक्टर कैलकुलेट करके आपको बताता है कि आप ये डोज आपके लिए सूटेबल है। सो ये चीज़ें अगर आप थोड़ी सी रूटीन में रखें तो आप अपना बड़ा अच्छा अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग डॉक्टर्स फॉर देयर रिपीटेड सेशंस। मतलब क्योंकि अगर आपको एंटी एजिंग, आपको पता है कि अगर कोई एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स लेने तो उसके मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। सो ये आपको उन कई चीज़ों से बचा लेता है। लेकिन आपके पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे कि जो सोशल मीडिया की नज़र पहले हुए होंगे और फिर वो आपके पास आते होंगे कि हमने तो सोशल मीडिया पे ये देखा है, हमें तो ये चीज़ें चाहिए। बिल्कुल ऐसा है, मैंने इसीलिए यहाँ पे बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ रिकमेंड करवाएं तो डॉक्टर से मस्ट रिकमेंड कराएं। क्योंकि जैसे हमने सीरम्स की बात की, कई सीरम्स लोगों को रिएक्ट कर जाते हैं सिर्फ वो सोशल मीडिया से जब उसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि अच्छा ये तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन उन्हें अपनी स्किन टाइप का नहीं पता होता। तो कई सीरम्स आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं होते, इसलिए डॉक्टर से अपनी स्किन का चेकअप मस्ट कराएं पहले। बिल्कुल जनाब, ऐसे ही है कि आपकी स्किन टाइप का पता होना बेहद ज़रूरी है कि आपकी किस तरह की स्किन टाइप होनी चाहिए। क्या डॉक्टर सनी पता चल सकता है कि अगर घर में हमने देखना हो कि कौन सी हमारी स्किन टाइप है, ड्राई है, सेंसिटिव है या ऑयली है, कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, अगर किसी के सिंपल सा सोल्यूशन बताने लगे, मतलब एक जनरल सी ऑब्जर्वेशन कि अगर आपके पोर्स ओपन हैं और चेहरे पे ऑयल ज़्यादा आ रहा है तो वो तो ऑयली स्किन है। लेकिन अगर किसी के स्किन बहुत ड्राई है तो उनकी स्किन के ऊपर एक बिल्कुल मैट फिनिश सी लुक आती है। लेकिन कई मरतबा ड्राई स्किन वाले लोग कहते हैं कि जी मेरी स्किन के ऊपर ऑयल ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। सो बेसिकली स्किन रिएक्शन में ऑयल बना रही होती है, तो उनके मसाम नहीं खुलते हैं लेकिन उनके यहाँ पे छोटे छोटे से दाने बनना शुरू हो जाते हैं या वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो उन लोगों की स्किन मेनली ड्राई स्किन होती है। कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन होती है कि जिनमें साइड्स का पोर्शन सारा ड्राई होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे उनके डार्क पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, फेस पे, चीक्स पे डार्क पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, और टी जोन उनका ऑयली होता है। तो ऐसे लोगों की स्किन कॉम्बिनेशन होती है। सो कॉम्बिनेशन वाली स्किन के लोगों को कॉम्बिनेशन चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, और ड्राई स्किन के लोगों को ऑयल मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। और अगर हम बात करें ऑयली स्किन वालों की तो उनको वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रखना चाहिए। मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि आपने जब भी फेस वॉश करना है तो आप बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएं, आप थोड़ा सा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र या हाइलुरोनिक बेस्ड मॉइस्चराइज़र 1-2 ड्रॉप्स लेके फेस पे मसाज करें। जिन लोगों की स्किन के ऊपर ये चीज़ें लगाने से स्वेटिंग का इशू बनता है वो ऐसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की स्किन पे ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है वो एक मिस्टेक बहुत बड़ी करते हैं कि वो बार बार अपने चेहरे को वॉश करते हैं अपने ऑयल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये करना बिल्कुल गलत क्यों है? क्योंकि जब भी हम फेस वॉश करते हैं पानी से तो हमारी चेहरे की जिल्द को वो मजीद ड्राई करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन में ऑयल और ज़्यादा बनता है। क्योंकि जब हमारी बॉडी को प्यास लगती है तो हमें पानी पीने की अर्ज महसूस होती है, उसी तरह से जब हमारी स्किन को प्यास लगती है तो वो ऑयल प्रोडक्शन बनाना शुरू कर देती है। उसकी वजह से पोर्स ओपन होते हैं, एक्नी, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स बनना शुरू हो जाते हैं।
सिंपल सा सोल्यूशन है, कोई भी जेंटल सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर रूटीन में रखें, उसे अपना फेस दिन में 1 या 2 बार वॉश किया करें। और जब भी आप फेस वॉश करते हैं तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर या हाइलुरोनिक एसिड सीरम अपनी स्किन के ऊपर एक बार थोड़ा सा अप्लाई कर लिया करें। जब आपकी स्किन वेल हाइड्रेटेड होगी तो आपकी स्किन के ऊपर ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी। जब ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी तो पोर साइज भी श्रिंक रहेंगे, ब्लैक हेड, वाइट हेड, एक्ने का इशू भी आपको नहीं होगा। कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपने छोटी छोटी जो टेक्निक्स हैं घर पे करनी होती है, आपको फिर डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन एक दफ़ा कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए आपकी स्किन टाइप क्या है, किस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, एंटी एजिंग की जिस हम बात कर रहे थे कि हम सब चाहते हैं कि जनाब हम जल्दी बूढ़े ना हो। ऑब्वियसली एक नेचुरल प्रोसेस है, हमने सबने जो है एजिंग से गुजरना है, लेकिन क्या हम एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं? कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनसे हम इनको स्लो डाउन कर सकते हैं? बिल्कुल, अब तो बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है। पहले लोग सिर्फ फेस के लिए करवाते थे एंटी एजिंग प्रोसीजर्स, अब तो बॉडी के लिए भी करवाते हैं। अच्छा। क्योंकि कई लोगों की स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, जैसे बाजुओं की स्किन लूज हो जाती है, लोगों के पेट लटक जाता है, या मतलब ओवरऑल अगर बॉडी की बात करूं तो जहाँ जहाँ स्किन लूज होती है तो वहाँ पे मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अब अगर हम इसमें बात करें लेज़र्स की, तो जो लोग सुइयों से डरते हैं, इंजेक्टेबल से डरते हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड से डरते हैं, उनके लिए लेज़र्स का सोल्यूशन मौजूद है। लेज़र्स सेफ़ होते हैं, ये तमाम चीज़ें सेफ़ हैं, लेकिन सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप करवा किससे रहे हैं। कि अगर आपका करने वाला प्रैक्टिशनर ट्रेंड नहीं है, आपका डॉक्टर ट्रेंड नहीं है, तो वो आपको बहुत एग्रेसिव साइड इफ़ेक्ट्स भी दे सकता है। तो इसमें हमेशा ट्रेन डॉक्टर के पास जाएं। मार्केट में जो लोग सोशल मीडिया पे देख के डील्स पे जा रहे होते हैं कि कोई XYZ उनको कम प्राइसेस में फिलर्स करके दे रहे हैं या बोटॉक्स करके दे रहे हैं, तो वो अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ जब करते हैं तो ये बेसिकली आपकी हेल्थ पे टोल आपको देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। सो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ इस चीज़ पे ना करें, हमेशा ट्रेंड इंजेक्टर्स के पास जाएँ, ट्रेंड डॉक्टर के पास जाएँ जो आपको A+ क्वालिटी और अच्छी चीज़ों का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे। क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिशनर ठीक है, आपका डॉक्टर ठीक है, और अगर वो ठीक काम कर रहा है तो वो हमेशा आपको कोई गलत चीज़ के ऊपर नहीं लेके जाएगा और आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। और अगर आपको अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन आ भी जाती है तो आपके डॉक्टर को पता होगा कि आपकी कॉम्प्लिकेशन कैसे मैनेज करनी है। सो इस तरीके की चीज़ें जो हैं हमेशा केयरफुली करनी चाहिए, इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बट येस, अगर आप अनट्रेंड बंदे के हाथ में चले जाएंगे तो वो बहुत ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट दे सकते हैं। अगर डॉक्टर सनिया अब बोटॉक्स या फिर फिलर्स अगर गलत हो गए हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? मतलब अगर आपने फेस पे बोटॉक्स या फिलर्स कराए हैं तो क्या आपका चेहरा बिगड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर आपके डॉक्टर को आपकी कॉम्प्लिकेशन ठीक करनी नहीं आती तो फिर डेफिनेटली ये चीज़ें ख़राब करती हैं, आपके स्ट्रक्चर्स को ख़राब करती हैं। सो अगर आपका, अब जैसे अगर मैं अपनी क्लिनिक पे बात करूं तो मेरे क्लिनिक के ऊपर कभी ऐसा हुआ नहीं है, बट हमें चूँकि पता है कि जी किस तरीके से किस कॉम्प्लिकेशन को ठीक करना, तो ये इट्स वेरी ईजी, क्योंकि हमें पहले कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करना सिखाया जाता है। सो जब भी अगर कोई फिलर ख़राब भी लग जाए तो उसको ठीक करना बहुत ईजी है, लेकिन उसके अंदर आपके डॉक्टर की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोटॉक्स ख़राब लग जाए तो उसकी भी करेक्शन पॉसिबल है, लेकिन उसमें ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हम डॉक्टर्स अपने इसमें बोलते हैं कि चूज़ योर इंजेक्टर वाइजली, बिकॉज आप अगर अपना इंजेक्टर अच्छा चूज़ करें तो कभी भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। एग्जैक्टली। तो अच्छा, फिलर्स किसके, एंटी एजिंग के लिए फिलर्स और बोटॉक्स यूज़ होते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये बहुत सेफ़ चीज़ें हैं। थ्रेड्स बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, फिलर्स यूज़ होते हैं, बोटॉक्स यूज़ होते हैं। वो लोग जो फिलर्स नहीं कराना चाहते तो उनके लिए भी ऑप्शंस मौजूद हैं। मतलब हम लोग, मेरी कोशिश होती है, मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं बहुत नेचुरल रिजल्ट्स दूँ, नेचुरल करेक्शन दूँ। आपकी अगर नेचुरल फीचर्स में कोई डैमेज आया उसकी करेक्शन दूँ, तो उसके अंदर मैं हमेशा नेचुरल थेरेपीज़ पे जाती हूँ कि आपको एक वो कुदरती तौर पर वो आपकी स्किन में कोलेजन जनरेट करे, आपकी स्किन को रिपेयर करे और वो एंटी एजिंग इफेक्ट दे। सो उसके लिए मेरी प्रेफरेंस स्किन बूस्टर की होती है, क्योंकि जब हम स्किन बूस्टर्स करते हैं तो ये आपकी स्किन के ऊपर ग्लो भी देते हैं, लिफ्ट भी देते हैं, और कोई आर्टिफिशियल लुक नहीं आती कि जैसे लोग ये समझते हैं। और उनका कंसर्न हमेशा ये होता है कि डॉक्टर साहब मैं फिलर्स कराऊंगी तो मेरी फेशियल की फीचर्स आर्टिफिशियल होंगे। और ये सिर्फ औरतों में नहीं, ये मर्दों में भी चीज़ है कि मर्द भी आते हैं इन प्रोसीजर्स के लिए। अच्छा। बट सिर्फ उसमें मुझे हमेशा मेरी प्रेफरेंस होती है कि एक नेचुरल तरीके से रिजल्ट्स को लेकर चला जाए, और स्किन बूस्टर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है इसके लिए। जो लोग नेचुरल रिजल्ट्स चाह रहे होते हैं, कोलेजन इंडक्शन नेचुरल चाह रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम ये चीज़ें भी उनको ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर सनिया, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं जिनके फेस ऐसे लिफ्ट हुए हुए, लिफ्टेड फेस हैं, लिफ्टेड आईब्रोज हैं, और उनमें तो ऐसे लगता है जैसे
दोबारा से जवानी आ चुकी है, दोबारा से वो जो टीनेजर वाली जो लुक होती है आपकी वो आई हुई है। मतलब ना कभी उनके मुंह पे कभी फाइन लाइन देखी है, ना लाफ लाइन देखी है, कुछ भी नहीं है, इतना लिफ्टेड फेस है। इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे? अच्छा, अब हमेशा कॉम्बिनेशन थेरेपीज को मैं रिकमेंड करती हूँ। अब एक एग्जांपल दूंगी बिल्कुल लेमन सी के, आपके घर में अगर कोई दीवार या कोई हिस्सा खराब हो रहा है तो आप वेट नहीं करते हैं कि पूरा घर खराब हो तो मैं उसको ठीक करूँ, आप फौरन उसी को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से हमारे अंदर एजिंग प्रोसेस आफ्टर 20 ईयर्स स्टार्ट हो जाता है। सो आफ्टर 20 ईयर्स आप थोड़ा बहुत एंटी एजिंग चीज़ों के ऊपर जाना शुरू कर दें, जैसे कोई क्रीम्स हैं, कोई सीरम्स हैं, कोई लोशंस हैं। लेकिन वो लोग जिनके एक्सप्रेशंस एग्जैजरेटेड हैं, ज़्यादा एक्सप्रेशंस देते हैं, वो लोग जिनके रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं, जिनको लग रहा है कि अच्छा मेरे फाइन लाइंस आना शुरू हो गई हैं, तो उसी टाइम पे अगर आप इन करेक्शंस पे चले जाएंगे, बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स या लेजर्स के ऊपर स्विच कर जाते हैं, तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक इन चीज़ों की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती है। अच्छा। लोगों का कॉन्सेप्ट एक ही होता है कि अगर मैंने एक मरतबा प्रोसीजर करा लिया और इसके इफ़ेक्ट्स जब ख़त्म होंगे तो मेरा रिज़ल्ट जब जाएगा मेरे रिंकल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जबकि इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब आप कोई प्रोसीजर ऐसा कराते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स जब ख़त्म होते हैं तो आप लेट्स सपोज कि अगर 1-1.5 साल के बाद आपके रिजल्ट्स ख़त्म भी हो रहे हैं तो आपके रिंकल्स वो नहीं होते हैं जो आपके डे 1 पे होते हैं। आपकी स्किन उससे बेहतर होती है और आप उससे बेहतर ही महसूस कर रहे होते हैं कि अच्छा साल पहले भी मेरे रिंकल्स इससे ज़्यादा थे लेकिन अब उतने नहीं आए हैं। सो ये आपके रिजल्ट्स को मज़ीद इन्हांस करता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। एजिंग हम रोक नहीं सकते लेकिन इसको स्लो ज़रूर कर सकते हैं, स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, डार्क सर्कल्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, लड़कियों को भी होता है, और ख़ासतौर पर जो स्क्रीन के सामने बैठ के काम कर रहे होते हैं उनका डार्क सर्कल का बहुत प्रॉब्लम होता है। डार्क सर्कल्स के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? डार्क सर्कल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है जी कि क्या रीज़न क्या है उसका आखिर, के कुछ लोगों के जेनेटिकली फैमिलीज़ में रन कर रहा होता है, सॉकेट थोड़ी डीप होती है, सो उसको हमें बिल्ड करना होता है। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन, जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस के बहुत कॉमनली पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं, उनकी स्किन यहाँ से बहुत ड्राई होती है और उसकी वजह से डलनेस आना शुरू हो जाती है। अगर हम थोड़ा एजिंग के ऊपर बात करें तो 20 ईयर्स के बाद जैसे मैंने बताया एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे हल्का सा एक डिप बनना शुरू हो जाता है, एक हॉलोनेस आना शुरू हो जाती है जिसको टीयर ट्रफ कहते हैं। तो ये तमाम डिफरेंट रीजंस हैं और भी कई मुख्तलिफ रीजंस हैं, जैसे जो लोग पानी नहीं पीते हैं, नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जल्दी आती हैं। सो कॉज ऑफ डार्क सर्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको देखा जाए कि क्या रीज़न है और उसके अकॉर्डिंगली उसकी मैनेजमेंट होती है। सो इसमें जो सेफेस्ट और ईजीएस्ट चीज़ें हैं, आप सीरम्स अप्लाई करें, सन ब्लॉक अप्लाई करें, मॉइस्चराइज करें, अपनी डाइट में फ्रूट्स जूसेस का इंटेक रखें, लिक्विड इंटेक अच्छा रखें, और नींद बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। 6 to 8 आवर्स का स्लीप साइकिल आपका मस्ट होना चाहिए। और एक चीज़ जो मैं अपने हर पेशेंट की को ताकीद करती हूँ कि आपने कभी भी लेट के फ़ोन या लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करना, अंधेरे कमरे में फ़ोन या लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे आपकी आई एरिया पे स्ट्रेन ज़्यादा पड़ते हैं और आपके डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं। सो ये थोड़ी सी चीज़ें जिसकी केयर करने से ये आपके डार्क सर्कल्स को इम्प्रूव कर देता है। अब हम अगर थोड़ा सा प्रोसीजर्स पे बात करें तो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अंडर आई रिजुविनेशन के लिए लोग PRP करवाते हैं, सीरम्स के साथ मीज़ोथेरेपी भी करवाते हैं, फिलर्स बहुत कॉमनली किया जाता है, थ्रेड्स किए जाते हैं, लेजर्स बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट्स देती हैं और विद इन 1 सेशन आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो जाती है। आपकी फाइन लाइंस, डार्क सर्कल्स, हॉलोनेस, ये तमाम चीज़ें विद इन 1 or 2 सेशन ये करेक्शन में चली जाती तो है। ये मतलब ये क्या आप आइडियल एज क्या होती है ये सारी चीज़ें कराने की? मतलब क्या यंग एज में भी ये सारे प्रोसीजर्स कराए जा सकते हैं? मतलब अर्ली 20s में भी कराए जा सकते हैं क्या? मेरे पास जब भी बच्चियाँ आते हैं जो 20 इयर्स के ग्रुप के, जो अर्ली 20s के होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि अंडर 18 तो हम ये रिकमेंड भी नहीं करते हैं, क्योंकि अंडर 18 ये चीज़ें रिकमेंडेड ही नहीं होती हैं, आप यूज़ कर ही नहीं सकते उनके ऊपर बाय लॉ। लेकिन अगर हम 20 इयर्स प्लस की बात करें तो जिन लोगों के हॉलोनेस बहुत ज़्यादा हो, उनके अंदर हमें मजबूरी होती है कि हम फिलर्स का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ उनको वो रिजल्ट्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर किसी की सिर्फ अपर आई एरिया का डार्क एरिया हो जाता है या स्किन डैमेज हो जाती है तो उसके अंदर सिंपल मेडिकेशन से भी ये चीज़ें करेक्शन की जा सकती हैं और उसको हम हार्डली फॉर अ मंथ अगर वो यूज़ करें भी तो उनको विजिबल डिफरेंस इसमें नज़र आना शुरू हो जाता है। सो ये बड़ी ईजी चीज़ें हैं, अगर आप उसको फॉलो करें और अर्लियर उसकी इम्प्रूवमेंट की तरफ चले जाएं, आप वेट ना करें उसके ज़्यादा ख़राब होने का। मतलब अर्लियर अगर उसको आप डायग्नोज कर लेते हैं तो उसको जल्दी आप पकड़ सकते हैं और वो सारी चीज़ें जो है वो ख़राब होने से बच सकती हैं। अच्छा, दूसरा ये जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आती जा रही है,
है। ये तो हमने एंटी एजिंग के वाले से बात कर ली, जिस तरह आपने कहा कि पूरी बॉडी में भी अब फिलर्स हो रहे हैं। मज़ीद इसमें क्या एडवांसमेंट आ रही, कौन सी नई चीज़ें हमें और आगे देखने को मिलेंगी या सुनने को मिलेंगी? बिल्कुल, अब चूंकि लेज़र्स का भी एक बहुत अच्छा स्कोप आ चुका है, बॉडी फिलर्स का आ गया, बॉडी थ्रेड्स का आ गया, तमाम चीज़ें जो फेस के साथ साथ आपकी बाकी बॉडी को भी इम्प्रूव करता है। ख़वातीन में एक बहुत कॉमनली इशू देखने में आता है जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं या आफ्टर 40-50 ईयर्स के बाद ख़वातीन को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का इशू बन जाता है, जिसके अंदर उनको बाज़ दफ़ा ख़वातीन जैसे स्नीज़ करती हैं या छींक के बाद या कफ़ के बाद उनको ये महसूस होता है कि उनको यूरिन के चंद ड्रॉप्स उनके निकल गए। ये बहुत कॉमन इशू है फीमेल्स में, जो कि एड्रेस नहीं किया जाता और ख़वातीन हेजिटेट करती हैं इसको मेंशन करते हुए, क्योंकि मेरे पास कई इस तरह की क्वेरीज आती हैं, पेशेंट्स इस कंप्लेंट से आते हैं और वो रिलक्टेंट होते हैं कि हमें कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं कराना जिसके अंदर हमें अपने आप को अनकवर करना पड़े। तो उनके लिए बहुत एक सेफ़ ऑप्शन आ चुका है लेज़र की सूरत में, जिसके अंदर जैसे मैं ये इस चेयर पे बैठी हूँ, इसी तरीके से एक चेयर होती है। आपने जैसे अपने कपड़े पहने हुए हैं, आपको कुछ अनड्रेस होने की ज़रूरत नहीं, आपने ऐसे ही कपड़ों में उस चेयर पे बैठना है। चंद सेशंस आप लेते हैं और आपके जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का इशू है वो करेक्शन में चला जाता है और ये बिल्कुल सेफ़ है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और आफ्टर 1 और 2 सेशंस आपको उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है और वो आपका इशू करेक्शन की तरफ चला जाता है। और ये क्यों इतना कॉमन है पाकिस्तान में? बिकॉज मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ का इशूज़ बहुत कॉमन है। हमारी फ़ीमेल की हेल्थ के ऊपर कोई गायनेकोलॉजी की जो हेल्थ है उसके ऊपर बात कम की जाती है। तो ख़वातीन में ये अवेयरनेस स्प्रेड करना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए भी इस तरह के सेफ़ ऑप्शन मौजूद हैं जिसके अंदर उन्हें कोई इस तरह की अप्रीहेंशन नहीं कि मुझे किसी मेल डॉक्टर को दिखाना है या हेजिटेट वो करें दिखाने में। आपने सिंपल एक चेयर के ऊपर बैठना है, सेशन लेना है, 30 मिनट्स का वो सेशन होता है और फिर आप घर चले जाते हैं। कोई इसमें पेन, कोई डाउन टाइम नहीं कोई होता, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको मतलब एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है जिसके जो है आप जो है ना वो तमाम तर जो इस तरह से इससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर सनिया जावेद हमारे साथ मौजूद थी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सनिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और जनाब आज हमें इतनी सारी टिप्स दे के जा रही हैं डॉक्टर सनिया कि किस तरह हमने एंटी एजिंग और एजिंग प्रोसेस को किस तरह स्लो डाउन करना है, अपनी स्किन को किस तरह ब्राइटन अप कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने सारी चीज़ें करनी है। इसी नोट पे एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। ये मौसम और मौसमियाती तब्दीलियां जो है इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया और ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन मैदे की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। हाल ही में जनाब जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो इन मरीज़ों की वजह से भरे हुए हैं कि जनाब किसी को गैस का मसला है, तो किसी को फैटी लीवर का मसला है, तो किसी को डायरिया हो रहा है ज़्यादा खाने की वजह से, बदहज़मी की प्रॉब्लम हो रही है, मैदे में जो एसिडिक प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है कि जलन होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या तमाम तर प्रॉब्लम्स हैं, इनकी वजूहात क्या हो सकती हैं, देन कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हमें खानी चाहिए और किन से इज्तनाब करना चाहिए, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर हफ्सा फ़ारूक हैं जो कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। उनसे अपने तमाम तर सवालात के जवाबात लेंगे। डॉक्टर हफ्सा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हफ्सा, ये जो मौसम चेंज हो रहा होता है, जिस तरह का मौसम है, कभी मौसम में इजाफा हो जाता है, शिद्दत इख्तियार कर जाता है टेम्परेचर, तो वायरल डिजीज़ या इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो किस तरह की चीज़ें या किस तरह की बीमारियां हमें लग सकती हैं? अच्छा, ये जो आजकल है ना उसमें ऑब्वियसली एक तो टेम्परेचर वेरिएशंस हैं। हाँ जी। उसके अलावा रॉ फूड खाने की वजह से और जो है फूड आप जब लेते हैं तो मौसम चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली लोड शेडिंग है, फ्रिज भी नहीं चल रहे होते तो फूड ख़राब हो जाता है। उसकी वजह से जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हमने देखी हैं जो हमारी इमरजेंसीज में आ रही हैं, टाइफाइड, अच्छा, ठीक है, उसके अलावा कॉलरा जिसको आम जुबान में हम हैज़ा कहते हैं, ठीक है, उसके अलावा हेपेटाइटिस ए और ई जिसको हम पीला यरकान कहते हैं। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? ऑब्वियसली फीवर होता है, एक्सेसिव वॉमिटिंग, डायरिया, पेट ख़राब, बिल्कुल पानी की तरह लूज मोशंस, पेट ख़राब, दर्द पेट में,
तो इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। जब आते हैं पेशेंट एक्सेसिवली डिहाइड्रेटेड होता है, संकन आइज, बिल्कुल उनकी स्किन पिंच साइन पॉजिटिव होता है, तो इस तरह के फूड वो एक तो हैंड हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, उसके अलावा जो है ऑब्वियसली जो वाटर है उसके अंदर अमीबास, बैक्टीरियाज, केमिकल्स वो सब होते हैं। जिन लोगों को एक्नी होती है ऑब्वियसली पर तो ऑयली स्किन होने की वजह से एक्नी फ्लेयर अप हो जाती है। इसके अलावा जो है डेंगू और मलेरिया जो मच्छर की वजह से बीमारियां होती हैं, क्योंकि पानी खड़ा होता है और मच्छर उसमें ग्रो ज़्यादा करता है, तो आजकल जो है वो मलेरिया और डेंगू का भी जो है ना वो ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा जो है कोई फंगल इन्फेक्शन जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी हो होते सकता है, हैं। हाँ। फिर टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से जिन लोगों को एलर्जीज होती हैं, लाइक एलर्जी राइनाइटिस है, उनको स्नीजिंग का मसला है, एस्थमा का मसला है, उनकी जो है छींकें आना ज़्यादा हो जाती हैं, बुखार होना ज़्यादा शुरू हो जाता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो इस वजह से इन बीमारियों के साथ भी हमारे पास पेशेंट बहुत प्रेजेंट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द गैस्ट्रिक इश्यूज़। लेकिन जो मैदे के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जी, ख़ासतौर पर अगर लाहौर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कह लें कि हर घर में एक बंदा मैदे के मसाइल का शिकार ज़रूर होता है। तो इसकी क्या वजूहात आपको लगती हैं? कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाई आदात हैं जिसकी वजह से जो मैदे की बीमारियाँ हैं वो बढ़ रही हैं? बिल्कुल, एक तो हमारी ईटिंग हैबिट्स है ना कि हम लोगों के अंदर ट्रेंड हो गया जंक फूड का ज़्यादा। ठीक है। स्पेशली द वर्किंग पॉपुलेशन के आप ऑफिस में होते हैं या आप अपने जैसे हम डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल में लॉन्ग टाइम ड्यूटीज़ हैं, तो आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते घर का खाना। ठीक है। तो आप जंक फूड लेते हैं, ऑब्वियसली जंक फूड ऑयली, फ्राइड, डिफरेंट तरह के हम लेते हैं। फिर इसके अलावा हमारी स्लीपिंग हैबिट्स, हम खाना खाते हैं और फ़ौरन से लेट जाते हैं। एटलीस्ट खाना खाने में और लेटने में 2 आवर्स का डिस्टेंस होना चाहिए, वो स्टमक एम्प्टिंग टाइम है। उसके अलावा स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज जिसमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है स्टमक में। फिर उसके अलावा जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ऑब्वियसली इतना पॉपुलेटेड है कि हम वो हैंड हाइजीन अगर हम नहीं रखते, हम कोई रॉ फूड खा लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। और आजकल के मौसम में चूँकि बैक्टीरियाज बारिश में ज़्यादा ग्रो करते हैं, वायरसेस ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो ये जो जितनी वायरल इन्फेक्शन हैं जिनके हमने अपनी नाम लिए, पीला हिरकान, हैज़ा और टाइफॉइड, ये बहुत कॉमन हो जाता है इस अच्छा, ये डायरिया और फूड पॉइजनिंग ये किस वजह से हो सकती है? देखिए, फूड पॉइजनिंग तो डिफरेंट बैक्टीरियाज की वजह से हो सकती है कि आपने खाना खाया, उसके अंदर कोई ऐसा बैक्टीरिया था, और डिफरेंट बैक्टीरियाज के ना डिफरेंट ड्यूरेशंस हैं कुछ। अच्छा। जैसे एक मैं बैक्टीरिया का नाम लूँगी स्टेफ ऑरियस, आप खाना खाते हैं 6 घंटे बाद आपको उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और फूड पॉइजनिंग में ये होता है कि जो आपके साथ वाला पर्सन है ना जिसने खाना खाया होता है, उसको भी सेम सिम्टम्स आप प्रेजेंट करते हैं कि उसको भी वही वाले सिम्टम्स होने। कुछ हैं जैसे बीमारियां हैं जिसमें आप डायरिया के साथ प्रेजेंट करेंगे, फीवर हो गया, या एक बीमारी होती है डिजेंट्री कि आपके पखानों में खून आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो सिंपल डायरिया है, डायरिया इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर तो इन्फेक्शियस कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? सिम्टम्स के ऊपर, या फिर उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। सिम्टम्स उसके ये होंगी कि पेशेंट को डायरिया के साथ साथ एब्डोमिनल पेन होगी, पेट में दर्द, फीवर होगा। ठीक है। उसके अलावा पेशेंट को हो सकता है खून ज़्यादा आना शुरू हो जाए। ठीक है। तो वो उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डायरिया। फिर उसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट होते हैं, लाइक CBC करवा ली, उसमें इन्फेक्शन देख लिया, स्टूल कंप्लीट टेस्ट करवा लिया, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, डिफरेंट मल्टीपल टेस्ट हैं, वो खुद से मतलब रिकमेंड नहीं करने चाहिए, वो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर है नॉन इन्फेक्शियस डायरिया, जो कि आजकल के मौसम में समटाइम हो जाता है। ठीक है, कि आपका फूड था ज़्यादा देर के लिए पड़ा हुआ था, बरसात का मौसम था, उसके टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से खाना ख़राब हो गया, आपने वो खा लिया, आपके पेट में फ़ौरन से दर्द हो गई, मतलब आपके स्टमक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। आपने पानी उस तरह से बॉइल्ड नहीं था, आपने पानी ऐसे पी लिया, या हैंड हाइजीन आपकी ठीक नहीं थी, आपने खाना खा लिया और आपको जो है ना एकदम से डायरिया, वॉमिटिंग स्टार्ट होगी, वाटरी डायरिया स्टार्ट हो गया। ठीक है। लेकिन उसके साथ कोई फीवर नहीं था, कोई ब्लड नहीं था। ठीक है। उसको जो है ना हम एंटी डायरियाज दे के कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, लेकिन अगर इन्फेक्शियस डायरिया है तो उसमें हमें स्पेशली एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, वो उसके बगैर से ठीक नहीं होता। अच्छा, दूसरा ये कि बहुत से लोग हैं जिनको डायरिया हो रहा है, सपोज हो जाता है, तो इनिशियल स्टेजेस पे उन्हें क्या करना चाहिए कि फ़ौरन से वो अगर घर पे हैं तो घर पे वो क्या क्या कर सकते हैं? वो अपने आप को हाइड्रेट करें। ठीक है। वो ऐसा फूड ना लें जो कि डायरिया को ज़्यादा करेगा, लाइक बेकरी आइटम। जिन लोगों को डायरिया होता है समटाइम उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होती है, तो वो दूध ना लें, दही वो ले सकते हैं, दूध ना लें।
उसके अलावा वो अपने आप को हाइड्रेट अच्छा करें। सबसे बेस्ट चीज़ है ORS, ठीक है। ORS घर में भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होती हैं कि आप पानी के अंदर नमक और चीनी डालें और आप ORS बना लें, ठीक है। बहुत सारे नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स हैं या एक्सेसिबिलिटी नहीं है उनकी, ORS नहीं है घर में पड़ा हुआ, तो सबसे जो की स्टेप है ना वो है हाइड्रेशन। अपनी अच्छी हाइड्रेशन इम्प्रूव रखें। तो और उसके अलावा जो है हमारे पास जो डायरिया के पेशेंट्स हैं उनके अंदर एक एलिमेंट होता है पोटाशियम, वो कम हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि उससे इस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि सम टाइम मरीज़ को इतना ज़्यादा वर्स डायरिया होता है, रात से या एक दिन से 24 आवर्स से उसको डायरिया लगा हुआ है, इसका पोटाशियम कम हो गया। पेशेंट कहते हैं जी मेरे से टांगे और बाजू नहीं हिलाए जा रहे, ठीक है, क्योंकि वो उसको करता है। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है, इफ़ ही और शी इज़ नॉट डायबिटिक, तो दे कैन टेक डेट्स एंड बनानास। सही, दे कंटेन पोटाशियम, और उसके साथ अगर आप वो अपना कंप्लीट कर लें और साथ ORS पीते रहें, तो मीन वाइल जो आप टाइम बाय कर सकते हैं कि जो आपने हॉस्पिटल पहुंचना है और वो जो आपकी मिजरी होती है कि आप हाइपोटेंसिव हो गए हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, पोटाशियम कम हो गया, आप सीवियरली डिहाइड्रेटेड हैं, वो चीज़ प्रिवेंट की जा सकती है। मतलब अगर आपके बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हाथों और पाँव से जो जान निकल रही है और दर्द बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो वो ये है कि लैक ऑफ पोटाशियम होता है। पोटाशियम और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स भी डिस्टर्ब हो उसमें आप जो है डेट्स और स्टेजेस पे बनानास खा सकते हैं, उसके अंदर पोटाशियम होता है, वो आप ले सकते हैं। वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है कि आपकी कंडीशन ज्यादा वर्स ना हो। ORS इज द की। ORS अच्छा, अब मेदे के हवाले से जैसे मैं बात कर रही थी कि इसके मरीजों में इजाफा होता जा रहा है, तेजाबियत का बहुत ज्यादा मसला आता है कि कुछ भी खा लेते हैं तो तेजाबियत होना शुरू हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, सारी चीजें, जलन बहुत ज्यादा होती है। इसकी क्या वजह है? ये कोई बीमारी ही है ये भी? जी बिल्कुल, जैसे हमने अभी डिस्कस किया ना कि स्टमक के अंदर जैसे ही फूड जाता है ना, तो एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ये अल्लाह ताला ने एक नेचुरल मैकेनिज्म रखा है। लेकिन ये जो हमारी हैबिट्स है ना कि हम कोई स्पाइसी फूड ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, या हमने खाना खाया, हम लेट गए और हमने जो है वो डिस्टर्ब स्लीप थी हमारे अंदर, या स्ट्रेस का कोई एलिमेंट थे, जैसे बहुत सारी एंग्जाइटी के पेशेंट, उसके अंदर जो एसिड है ना वो थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। स्टमक से ब्रेन को सिग्नल्स आते हैं और आपका जो एसिड है ना वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसकी वजह से अब ऑब्वियसली एसिडिक है, तो उसका मरीज़ कहता है कि जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मेरे मुंह का जायका बहुत कड़वा होता है। फिर आप क्या करते हैं कि स्टमक और जो फूड पाइप है उसके दरमियान एक लिड लाइक चीज़ है, ठीक है, जो कि क्लोज हो जाती है जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपने खाना खा लिया, आपका एम्प्टी टाइम होगा। लेकिन जैसे ही आप खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाते हैं, स्टमक में फूड पड़ा हुआ है, एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और वो आपका लिड ओपन रह जाता है, ठीक है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जिसको हम कहते हैं वो ओपन हो जाता है। तो वो ऑब्वियसली जो रिफ्लक्स बैक होता है जिसको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स कहते हैं, तो खाना आपका ऊपर की तरफ जाता है, वो एसिड भी साथ ही होता है। तो आप कहते हैं कि जी मुझे बर्निंग सेंसेशन हो रही है और मुझे फूड पाइप के अंदर पेन हो रहा है। समटाइम पेशेंट प्रेजेंट करता ही चेस्ट पेन के साथ है, तो उनको लगता है कि हमें कोई हार्ट पेन हो रहा है, और सम टाइम पेशेंट कहता है जी मुझे कफ हो रही है, क्योंकि वो जो फूड पाइप है पीछे हमारा सारा वॉइस अपरेटस पड़ा हुआ है, वो एसिड जाके जब आपके ट्रेकिया को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को टच करता है तो आपको कफ प्रोड्यूस होती है। तो स्टमक में सिर्फ पेन और जलन नहीं होती, सम टाइम चेस्ट पेन और कफ भी ड्यू टू स्टमक इशू हो रही होती है। ओके, अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं हमें खट्टे डिकार आते हैं। बिल्कुल, ये भी इसी वजह से एसिड खट्टा होता है ना, कड़वा जायका, खट्टे डिकार आने, तो वो इस वजह से। ओके, और ये मौसम में फिर क्या करना चाहिए? जितने भी मैंने लोग देखे हैं जिनको तेजाबियत का मसला होता है, वो कहते हैं अच्छा कोई अगर हम खाना खा रहे हैं तो साथ हम कोई ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक पी ले, उससे हमारा जो है ना वो खाना भी हजम हो जाएगा और जो वो जलन भी नहीं होगी। तो क्या ये हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स पीनी चाहिए उनके साथ? बिल्कुल मिथ है। सॉफ्ट ड्रिंक और फिजी ड्रिंक्स तो इसमें इंक्रीज करती हैं स्मोकिंग, आर्टिफिशियल जितने स्वीटनर्स और ये जो जितनी हम ड्रिंक्स लेते हैं ये एसिडिटी को बढ़ाती हैं। तो वो सिर्फ इनके एक मिसकॉन्सेप्शन होती है कि हमने खाया, क्योंकि उसके अंदर आप ओपन करें तो वो गैशियस होती है, तो वही वाली जो है ना आप डकार की सूरत में मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन आप क्या जो है ये प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप जंक फूड्स अवॉइड करें, और जंक फूड्स के अलावा जो हम स्पाइसी, जैसे हमारे यहाँ बहुत शौक है बिरयानियाँ, चटपटे, गोलगप्पे, चटपटे खाने इस मौसम में, बिल्कुल, तो वो आपने प्रिवेंट करने, और जब आपने खा लिया है तो फिर आपने 2 घंटे तक लेटना नहीं है, ठीक है। साइंटिफिकली भी रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट 40 स्टेप्स आप लें, ठीक है, खाने के बाद, जिसको हम हल्की फुल्की चहलकदमी कहते हैं आम जुबान में, वो लें। और उसके अलावा आप जो है अपना एक
इन चीज़ों के अलावा एक जरासीम होता है एच पाइलोराई। हाँ, आप अपने H. फिजिशियन के pylori। पास जाएं, उसका टेस्ट आपको वो रिकमेंड करते हैं, समटाइम वो आपको एंडोस्कोपी रिकमेंड करते हैं। फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर फिजिशियन। और एंडोस्कोपी में अगर एच पाइलोराई आता है, उसकी इरेडिकेशन थेरेपी का एक कोर्स होता है, उसको आप फॉलो करें। और उसके बाद जो है आप अपने सारी ईटिंग स्लीपिंग हैबिट्स अपनी ठीक करें, तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये एच पाइलोरी का जो कह लें कि प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, ये इसी मौसम में ज़्यादा आती है? ये अपार्ट फ्रॉम दिस सीजन ये बहुत कॉमन बीमारी है और बहुत इसमें ना common है। रिकरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन Okay। एवरी 1 ईयर ये 6% चांसेस है कि ये दोबारा से भी हो सकता है। सम टाइम अगर इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट है और उसके अंदर एच पाइलोरी चला गया है तो वो डॉर्मेंट रहता है, सम टाइम वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता। जैसे ही आप अपनी हैबिट्स ख़राब करते हैं, एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अच्छा, एच पाइलोरी भी एसिड प्रोड्यूस ज़्यादा कराता है कि वो स्टमक की वॉल के साथ चिपक जाता है और वो एसिडिटी मतलब ज़्यादा ये भी एक कराता है। जरासीम ही है जो आपके पेटी के अंदर चला जाता है, बैक्टीरिया है जो फिर मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं उसका कॉज हो सकता है। अच्छा, ये तो मैदे के हवाले से थोड़ी सी बात कर ली, थोड़ा सा लीवर के जिगर के हवाले से बात कर लेते हैं। फैटी लीवर का बहुत ज़्यादा हमने सुना है, ये क्या होता है और किस तरह इसकी तशखीस की जा सकती है, क्या क्या अलामात हो सकती हैं इसकी? अच्छा, फैटी लीवर जो है ना, इसके ऊपर बेसिकली इसका मतलब ही इसके अपने वर्ड में है कि जिगर के ऊपर फैट आ जाना, ठीक है, फैट लोब्यूल्स आ जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं कि जब ओबेसिटी में ज़्यादा होता है, ठीक है, या बहुत लीन थिन लोगों में ओबेसिटी में, और इसके अलावा डायबिटीज़ शुगर जो है डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ऑल्टर होता है। आपकी जो फैट है ना वो पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होता। आपने खाना खाया, आप बैठे रहे, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। आजकल ये भी बहुत कॉमन है ना, हम कंप्यूटर्स में मोबाइल पे उधर लगे रहते हैं, तो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो इसमें आपका जो खाना है उसकी जो हम कैलोरी रिक्वायरमेंट हमारी जो सही तरह से मेटाबोलाइज होके हमें आनी होती है वो नहीं मिल पाती। तो लिवर से ही मेटाबोलाइज, ऑब्वियसली लिवर में सबसे मेजर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। तो वो मेटाबॉलिज्म जब नहीं सही से होता तो जो फैट है ना वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं वो ओबीस लोग हैं, डायबिटिक्स हैं, अल्कोहलिक्स हैं, ठीक है। अल्कोहल यूज़ से बहुत ज़्यादा हो सकता है। फिर सडन वेट गेन और सडन वेट लॉस भी, इवन ये जो क्रैश डाइट है ना ये भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होती है कि आप सडनली जब वेट लॉस करते हैं ना तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है उस तरह से नहीं हो पाता, तो लिवर के ऊपर फैट आ जाता है। ओके। इनिशियली ये सिर्फ एक ड्रैगिंग सेंसेशन देता है कि पेशेंट कहता है कि मुझे राइट साइड पे पसलियों के नीचे ना भार सा फील हो रहा है, ठीक है, वजन फील हो रहा है, जिसको ड्रैगिंग सेंसेशन, कुछ ड्रैग होता हुआ नीचे की तरफ फील हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको इग्नोर करते हैं या हम उसको प्रॉपरली अपने जो सारी हैबिट्स हैं उनको ठीक नहीं करते, ऑयली फ्राइड फूड बंद नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो फिर क्या होता है अपना कि वो जो है लिवर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो जो एक डीकॉम्पनसेटेड लिवर डिजीज़ है ना कि लिवर का जो नॉर्मल फंक्शंस भी हैं वो भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। फिर डीकॉम्पनसेटेड लिवर डिजीज़ की अपनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, खून की उल्टियाँ आना, बेहोश हो जाना, पेट फूल जाना, पेशाब का कम आना, मतलब वो गुर्दों को भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है। उसके तो वो वाली कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्रग्स प्रॉमिसिंग नहीं है। हाँ, आपका लाइफस्टाइल फैटी लिवर में बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है कि आप उसको चेंज करें, आप ऑयली फ्राइड फूड करें, ख़त्म करें आप। और ये भी कहते हैं ना कि मतलब अगर लिवर का आपको जिगर का मसला हो गया, लिवर का मसला हो गया तो खून बनना भी जो है वो कम हो जाता है या इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है। अच्छा, ये एक मिथ है कि जी लिवर से खून बनना बंद हो गया। खून बेसिकली कहाँ से बनता है? हमारा बोन मैरो जो है ना, बोन मैरो जो बोन्स है वहाँ से खून बनता है। लिवर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि लिवर का एक फंक्शन है कोगुलेशन, कि वो खून जैसे हमारे कट लग गया तो हमारा वो खून जम जाता है, ठीक है। या आपका कह लें कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो जब डीकॉम्पनसेट हो जाता है ना लिवर, और उसके साथ आपकी स्प्लीन भी बढ़ जाती है, तो आपके जो खून के खुलियाँ हैं सफ़ेद, जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं, जो कि डेंगू में भी कम होते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। उस वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। या फिर लिवर के अपने उसकी वजह से पोर्टल प्रेशर, उसके अंदर एक जिगर की नाली गुजरती है जिसका प्रेशर बढ़ जाता है। आपके जो स्टमक और जो फूड पाइप है जिसको इसोफेगस कहते हैं, उसके अंदर नालियाँ स्वेल हो जाती हैं। अच्छा। वेरिसेस बन के ब्लीडिंग होती है, वो एक कॉज है एनीमिया की, खून की कमी हो जाती है। उसके अलावा ब्रूजेस बनते हैं, आपका जो ब्लड है वो क्लॉटिंग वगैरह ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से ब्रूज बन गया, ब्लीडिंग हो गई, या आपका जो प्लेटलेट्स की वजह से खून ठीक जमा नहीं,
तो इस वजह से जो है ना खून की कमी हो जाती है, जो मतलब ये लिवर वाले इतने पेशेंट्स हैं। संगीन हाँ। मसले बन हाँ, सकते बन हैं अगर सकते आप हैं। ख्याल नहीं बिल्कुल, रखेंगे। तो बिल्कुल। क्या करना चाहिए, मतलब अगर हमने जिगर को भी सही रखना है, हमने मैदे को भी सही बिल्कुल रखना ऐसा ही है, है। तो किस तरह की डाइटरी हैबिट्स हमारी होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए जिसकी वजह से हम सेहतमंद रहें? अच्छा, जिगर के मरीजों में एज सच हम जिस तरह हम बात करें ना कि जंक फूड, फ्राइड फूड हम स्टमक के लिए करते हैं, लिवर जो फैटी लिवर है ना उसमें तो हमने सिर्फ ऑयली और फ्राइड फूड मना करना है, ठीक है। और वॉक, अच्छी वॉक, एक हेल्दी वॉक होनी चाहिए, बहुत ब्रिस्क नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सडन वेट लॉस से भी फैटी लिवर हो जाता है। और इसके अलावा अगर उनमें रिस्क फैक्टर्स हैं लाइक अल्कोहल है, अल्कोहल कंजप्शन कम करें, वो डायबिटिक है, अपना शुगर अच्छा कंट्रोल करें। जो इस मौसम के लिहाज से लिवर की है उसमें तो है पीला यरकान है, हेपेटाइटिस ए और ई जिसको हम कहते हैं, कि जिसमें आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन पीली हो जाती है, वॉमिटिंग होती है, वो जैसे जिगर की वक्ती तौर पे सोजश हो जाती है, उसको जिगर की सोजश कहते हैं, हेपेटाइटिस। तो वो तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं हैंड हाइजीन से, बॉइल्ड वाटर लेने से, ठीक है, और रॉ फूड मटेरियल जो है ना वो अवॉइड करने से। और पानी बॉईल करना, या boiled water। हम देखते हैं ये कि जी फिल्टर्स घर में लगे हुए होते हैं, ठीक है, उनको भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो चेंज भी सफाई नहीं होती किया है जाता है। उनकी, हाँ, हाँ। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। बिल्कुल बढ़ जाते हैं, बल्कि आजकल तो लाहौर के पानी में एक और जरासीम आया हुआ है, निगलेरिया, जिसकी वजह से तो आप इवन इचरा और डिफेंस के पानी में तो डॉक्यूमेंट हुआ है कि निगलेरिया है उसमें। आप वुजू करते हैं ऑब्वियसली तो वो आपके चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है, नाक के जरिए, तो उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स डालें, ठीक है। इसके अलावा भी मतलब जो वाटर आप ले रहे हैं पीने वाला, पीने से तो खैर वो नहीं होता, लेकिन अपने वाटर की हाइजीन, स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर करें। तो डॉक्टर साहब ये भी मुझे बताइए कि मतलब इस मौसम में नहीं खाने का दिल नहीं करता हाँ, है, मतली होती है, कै आती है, दिल खराब हो रहा होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए इस मौसम में इसीलिए वो हो रही होती है ना कि एसिडिक ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दिल नहीं करता। बिल्कुल, उसके लिए हाइड्रेट खुद को अच्छा करें, ठीक है। फिर भी अगर आपको वॉमिटिंग होती है तो इसका मतलब है कि आपके जो स्टमक की लाइनिंग है वो डिस्टर्ब हो रही है, जिसको हम गैस्ट्राइटिस कह रहे हैं। तो आप अपने फिजिशियन के पास जाएं, उनसे जो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हैं वो रिकमेंड करवाएं, ठीक है, वो ले सकते हैं। उसके अलावा आप रॉ फूड इस्तेमाल ना करें, ठीक है, हैवी फूड इस्तेमाल ना करें, अच्छा इम्यूनिटी वाला फूड इस्तेमाल जो आपका खाना है फूड वो आप इस्तेमाल करें कि जिससे आपको इम्यूनिटी आए। लाइक आप सूप्स लें, आप सिंपल रोटी, सालन, चावल, अच्छा। वो खाएं, बाहर का खाना नहीं खाएं। ठीक तो है। इस तरह से आप कर सकते हैं और ख़ुद को अच्छा हाइड्रेट रखें। फ्रूट्स, जूसेस ये भी इस मौसम में लेने चाहिए ज़्यादा? फ्रूट भी देखिए ना, रॉ फूड में ही आ जाता है ना आजकल। फ्रूट्स भी आप अगर नोट करें तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं इस मौसम में। या तो आप फ्रेश फूड लेकर आएँ, आप उसको इस्तेमाल करें फौरन, 1-2 दिन रख के जो आप फूड का इस्तेमाल फूड करेंगे तो वो भी रोटन हो जाएगा, तो वो आपको स्टमक ख़राब करेगा, फिर वही वॉमिटिंग वगैरह और नोजिया। मतलब फ्रेश जो है वही हमें और वेजिटेबल्स तो कुक करके लें, जैसे हम सैलड में ले लेते हैं रॉ फूड, तो हाँ वो जी। तो नहीं लेना चाहिए इस मौसम में। आप कुक्ड वेजिटेबल्स ही यूज़ करें। ठीक है, मतलब कुक्ड जो है, कुक्ड खाना भी आपने खाना है और और बाकी मीट सी भी चीज़ें भी। प्रॉपर कुक दो। मीट भी? अच्छा, जो लोग मीट ज़्यादा खाते हैं उनमें मैदे के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं? देखिए फ्रेश मीट खाने से तो बिल्कुल भी नहीं होता। सही। हाँ, जैसे अब आप कह रही हैं कि ईद गुजरी है और हमने जो है ना वो फ्रिज में किया हुआ है, बीच में लाइट चली गई, तो वो फूड जब आप खाएंगे, और वैसे भी एक बीमारी होती है जिसको हम एक बैक्टीरिया बैसिलस सीरियस, वो भी इसी तरह की बीमारी करता है। स्पेशली राइस आपने रखे, उनको डीप फ्रीज किया, दोबारा खाए, तो उससे आपको वो बीमारी हो जाती है। तो आप बहुत ज़्यादा जो फ्रीज करके फूड डीप फ्रीज करके खाते हैं तो उससे भी ये जो है ना बीमारियां ज़्यादा होती हैं, तो वो भी आप हमारे घर में मतलब सबके घरों में हाँ। एक आम और प्रैक्टिस है ना बिल्कुल। कि अगर सालन बच गया है हाँ तो जी, उसको तो फ्रीजर में freeze कर फ्रीज दें। कर दो, तो फिर आजकल- किसी दिन खा लेंगे हम दोबारा से डीफ्रोज करके बिल्कुल, उसे। बिल्कुल। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, खासतौर पे जो मौसम है ना हाँ जिसमें बैक्टीरियाज और वायरसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपकी तबीयत ख़राब होने का ख़दशा बढ़ जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर हफ्सा फ़ारूक हमारे साथ मौजूद थी, माहिर अमराज़े मैदा और जिगर हैं। डॉक्टर हफ्सा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और जनाब डॉक्टर हफ्सा फ़ारूक हमारे साथ मौजूद थी और मैदे और जिगर के वाले से हमने बात की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसी नोट पर मुझे इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। दोबारा से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।